तो शुरू करते हैं। सारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं एक बार उनके प्रिंसिपल वगैरह देख लेते हैं। तो यूरिन प्रैक्टिकल तो सारे ही करने हैं। तो सबसे पहले है हीट कोएगुलेशन टेस्ट। हीट कोएगुलेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को 3/4 यूरिन से भर देंगे एंड फिर उसे क्या करेंगे, उसके टॉप मोस्ट पार्ट को हीट करेंगे और एक लोअर पार्ट क्या होगा, कंट्रोल होगा। और अगर एक वाइट कोएगुलम अपीयर होता है तो उसमें हम एसिटिक एसिड डाल देंगे। तो अगर उसमें प्रोटीन है तो एक वाइट कोएगुलम अपीयर होगा और जब हम उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे तो वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है वो हीटिंग पे डीनेचर हो जाते हैं, मतलब उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाता है। तो मैम ने वाइवा में पूछा था कि कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, वॉन डबल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे वीक अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक हो जाते हैं। और जो डीनेचर बॉन्ड है, डीनेचर्ड प्रोटीन है, वो लेस सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल नहीं होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे सरफेस के ऊपर और हमें एक वाइट कोएगुलम की फॉर्म में दिखेंगे। एसिटिक एसिड जब हम डालेंगे तो वो क्या करेगा, एल्ब्यूमिन के उसे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे ले आएगा विच इज़ 4.7, इसलिए कोएगुलम इंटेंसिफाइज। ठीक है। फिर क्या है कि एसिटिक एसिड हम क्यों डालते हैं, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटीन एंड फॉस्फेट। अगर प्रेसिपिटेशन परसिस्ट करती है आफ्टर एडिंग एसिटिक एसिड तो वो प्रोटीन की वजह से, अब ये क्यों होता है, और डिसअपियर करते हैं तो फॉस्फेट की वजह से। एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है, एंड फॉस्फेट एक फॉस्फेट एल्कलीन मीडियम में अपने आप को इंटेंसिफाई करेगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में वो उसका सारा रिएक्शन जो है ख़त्म हो जाता है, वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देता है। फिर इसमें हमें ये याद रखना है कि मोस्टली जो हमारी टर्बिडिटी होती है वो बहुत डिस्टिंक्ट होती है। तो उसके इंटरप्रिटेशन क्या है, 10 to 30 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो हम इतना ही एक ही याद रखेंगे तो ठीक है। दूसरा, मल्टीपल माइलोमा में जो इम्यूनोग्लोबिन की चेन यूरिन में मिलती है उन्हें क्या कहते हैं हम, जोन्स प्रोटीन्स। आवाज भी हो गई थी बीच में। कब से? एसिटिक एसिड से। प्रिंसिपल बताऊँ या नोट से? दोबारा बता देती हूँ। फिर इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो हीटिंग पे डीनेचर हो जाएंगे एंड मोस्टली प्रोटीन इसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन डीनेचर होके लेस सोल्यूबल हो जाएगा एंड वो एक वाइट कोएगुलम बना लेगा सरफेस पर। और जब हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे इसमें तो वो प्रोटीन को उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ले आएगा विच इज़ 4.7। दस जो कोएगुलम है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। अब एसिटिक एसिड को हमने क्यों डाला, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटीन एंड फॉस्फेट। अगर प्रेसिपिटेशन परसिस्ट करती है तो वो एसिटिक तो वो प्रोटीन है, लेकिन अगर जो डिसअपियर हो जाता है कोएगुलम वो तो वो फॉस्फेट है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो फॉस्फेट है वो सिर्फ एल्कलीन मीडियम में ही सरवाइव कर पाता है, वो एसिडिक मीडियम में एसिड के साथ रिएक्ट कर देता है और वही फॉस्फोरिक एसिड बना देता है, तो वो सोल्यूबल होता है यूरिन में, तो वो पूरा सोल्यूबल हो जाएगा और हमें उसका कोई वाइट कोएगुलम नहीं दिखेगा। उसके बाद यही है कि मोस्टली हमें डिस्टिंक्ट टर्बिड। यार एक सेकंड, और मैम ने ये भी पूछा था ना कि हम टेस्ट ट्यूब को हीट अपर साइड से ही क्यों करते हैं। हाँ, क्योंकि हम वो क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोअर पार्ट को कंट्रोल एज अ कंट्रोल रखते हैं कि लोअर पार्ट में कोई टर्बिडिटी नहीं आ रही लेकिन ऊपर एक कोएगुलम आ रहा है। तो इसका दूसरा एक तो ये रीज़न है, दूसरा ये है कि अगर हम नीचे हीट करेंगे तो जो प्रोटीन डीनेचर हो रहा है वो डीनेचर होके तो अल्टीमेटली उसने ऊपर ही जाना है, तो कोई कंट्रोल ऊपर का, मतलब हम ऊपर के पार्ट को कंट्रोल नहीं रख सकते, तो इसलिए नीचे के पार्ट को ही कंट्रोल रखना पड़ता है, तो इसलिए हम ऊपर से हीट करते हैं। ओके। ठीक है। तो वो मल्टीपल माइलोमा में जो इम्यूनोग्लोबिन आता है यूरिन में उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंस जोन्स प्रोटीन। तो इसमें बस यही है, बस ये एक वैल्यू याद रखनी है, 10 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml। उसके बाद आता है शुगर के लिए। शुगर के लिए रिड्यूसिंग शुगर के लिए बेनेडिक्स टेस्ट। उसमें हम क्या लेते हैं, बेनेडिक्स रिएजेंट लेते हैं 5 मिलीलीटर। 5 मिलीलीटर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डालते हैं। तो फ्यू ड्रॉप्स कितनी है हमारी,
5 ड्रॉप्स डालते हैं और फिर उसे हम हीट करते हैं, इसे नीचे से हीट करते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। अगर कलर चेंज होता है तो मतलब उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अगर ग्रीन कलर आता है तो वो 0 to 5 ग्राम पर 100 ml है। ठीक है, ये 0.5 ग्राम है, 1 मिनट। हाँ, 0.5 ग्राम पर 100 ml है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, हमने रिड्यूसिंग शुगर डाला, रिड्यूसिंग शुगर को जब हम कॉपर रिएजेंट के साथ हीट करते हैं, तो बेनेडिक्स रिएजेंट क्या होता है, एल्कलीन कॉपर रिएजेंट। तो क्या होता है, वो शुगर और कॉपर रिएजेंट इन्हीं डायोल्स की फॉर्मेशन करता है, जिसमें कॉपर 2+ आयंस भी बनते हैं। अब इन्हीं डायल्स क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो Cu2+ को रिड्यूस कर देता है Cu+ में, और OH- फॉर्म होता है। Cu और OH बनाता है CuOH, जो बनाएगा Cu2O, विच इज़ ब्रिक रेड इन कलर। तो इसका प्रिंसिपल सिंपल है कि रिड्यूसिंग शुगर एल्कलीन कॉपर रिएजेंट के साथ इनिडाल बनाएगा, जो Cu2+ को रिड्यूस कर देगा Cu+ में, एंड वो अल्टीमेटली Cu2O बना देगा, जो कि ब्रिक रेड कलर देगा। और ये कलर यूरिन में मिलकर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन हमें अलग अलग कलर्स देगा, जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड। मोस्टली हमें ग्रीन ही मिलता है तो हम ग्रीन की याद कर लेते हैं, 0.5 to 1 ग्राम पर 100 ml। बिसाइड रिड्यूसिंग शुगर और कौन फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है, क्रिएटिनिन, विटामिन सी, बस ये दो याद कर लेना, क्रिएटिनिन और विटामिन सी। उसके बाद है कई तरह की रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट हो सकते हैं यूरिन में। ग्लूकोज तो डायबिटीज़ मेलाइटस में, रीनल ग्लाइकोसूरिया में, लैक्टोज होती है प्रेगनेंसी और इन्फेंट्स में, फ्रक्टोज होती है फ्रक्टोज यूरिया में या फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में, गैलेक्टोज इन गैलेक्टोजीमिया, पेंटोज इन पेंटोज यूरिया। फिर आता है रूथरा टेस्ट। रूथरा टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोन बॉडीज़ के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो यूरिन लेते हैं, कितना 5 ml यूरिन, उसमें सबसे पहले उसे सेचूरेट कर देंगे सॉलिड अमोनियम सल्फेट के लिए। तो हम उसे सेचूरेट क्यों करते हैं, ताकि जो पूरा मिक्सचर है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो जाए। उसके बाद हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सोल्यूशन डालते हैं 0.5 ml, एंड फिर उसमें लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो अगर कोई रिंग फॉर्म होती है तो मतलब उसमें कीटोन बॉडी प्रेजेंट है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, रूथरा टेस्ट में क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्ट विद कीटोन बॉडी एंड फॉर्म अ पर्पल कलर्ड रिंग इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो इसमें इसका क्या मतलब है, सिंपल, हमने अमोनियम सल्फेट से सेचूरेट क्यों किया, ताकि जो पूरा मिक्सचर है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो जाए। हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्यों डाला, ताकि वो उससे रिएक्शन करके एक पर्पल कलर की फॉर्मेशन करे। अमोनिया क्यों डाला, ताकि जो वो पर्पल कलर रिंग होती है वो पूरी स्टेबल होके हमें दिख पाए। उसके बाद है, हाँ, इसमें याद क्या करना है कि ये कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करता है। तो एक जो दो तरह की कीटोन बॉडी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती है, एसीटोएसीटेट, वो दो बनाती है। जो सेकेंडरी होती है एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो इसमें क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये टेस्ट नहीं देता। क्यों, क्योंकि वो फोल्स कीटोन बॉडी है। फोल्स कीटोन बॉडी क्यों है, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप ही नहीं होता, इसीलिए वो ये टेस्ट ही नहीं देता। दूसरा है कि ये एसिटोएसिटेट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फोल्स पॉजिटिव किस में देता है, एल डोपा में और फिनाइल पायरुवेट में। ठीक है। उसके बाद हमारा हे सल्फर टेस्ट फॉर बाइल सोल्ट और फाउशेट टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट। ठीक है, हे सल्फर टेस्ट में क्या होता है, हम 3/4 यूरिन भरते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें क्या डालेंगे, ड्राई सल्फर पाउडर। तो फिर क्या होगा, अगर उसमें बाइल सोल्ट प्रेजेंट है तो सल्फर पाउडर सिंक हो जाएगा। ये क्यों होता है, और प्रिंसिपल क्या है, बाइल सोल्ट लोअर द सरफेस टेंशन, hence when urine is sprinkled with the sulfur powder it makes them sink due to gravity। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हमने ड्राई सल्फर या हे सल्फर ही क्यों यूज़ किया। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला जो मेन रीज़न मुझे मैम ने खुद ही बताया था वो ये था कि क्योंकि हमें ये टेस्ट करना है एंड इसके रिज़ल्ट ये नहीं कि हम उसी टाइम बता दें, तो इसलिए उस सैंपल को बहुत टाइम के लिए हमें अपने पास रखना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम के लिए जो सल्फ़र पाउडर है वो यूरिन के अंदर रह सकता है विदाउट एनी मेटाबॉलिज्म। तो पहला रीज़न ये होता है। दूसरा ये कि ये इजीली अवेलेबल होता है।
एंड तीसरा ये था कि जो मतलब वो तो कॉमन है कि सल्फर पाउडर की जो डेंसिटी होती है वो यूरिन से कम होती है, तो अगर जो सरफेस टेंशन कम नहीं कर पाता बाइल सोल्ट तो वो यूरिन के ऊपर ही रहेगा। इसमें ये 3 है। उसके बाद हमारा फाउशेट टेस्ट। फाउशेट टेस्ट किसके लिए होता है? बाइल पिगमेंट्स के लिए। इसमें हम क्या कहते हैं करते हैं 10 ml यूरिन लेते हैं, उसमें 5 ml बेरियम क्लोराइड डालते हैं, फिर उसे फ़िल्टर कर देंगे, फ़िल्टर पेपर के ऊपर फाउशेट रिएजेंट डाल देंगे। तो इसका क्या है, अगर ग्रीनिश ब्लू कलर अपीयर होता है मतलब कि बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट कौन सा है? बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन मतलब बाइल पिगमेंट यूरिन में बिलीरुबिन था, लेकिन कलर किसकी वजह से आता है? बिलीवर्डिन की वजह से। तो अगर बिलीरुबिन है उसका डायग्नोसिस क्या होगा? एक्यूट हेपेटाइटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सिमिलरली अगर बाइल सोल्ट था उसका डायग्नोसिस भी क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। प्रिंसिपल क्या होता है? हमने जो बेरियम क्लोराइड डाला वो क्या करेगा? यूरिन में सल्फर रेडिकल से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है। तो अगर उसमें बिलीरुबिन प्रेजेंट था तो वो बिलीरुबिन उस बेरियम सल्फेट से चिपक जाएगा, एंड चिपक के क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बिलीवर्डिन में, जो कि उसे ऑक्सीडाइज कौन करेगा? फाउशेट रिएजेंट। एंड बिलीवर्डिन का कलर क्या आएगा? ग्रीनिश ब्लू कलर। तो यूरिन प्रैक्टिकल में पहले ये पढ़ लेते हैं। बाइल सोल्ट क्या आती है? सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ ग्लाइकोकोलिक एंड टोरोकोलिक एसिड इन द लीवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ ग्लाइकोकोलिक एंड टोरोकोलिक एसिड। दूसरा है कि हे सल्फर टेस्ट में इफ़ द सल्फर पाउडर सिंक्स बाइल सोल्ट्स आर प्रेजेंट, और अगर हमने यूरिन को थाइमोल के साथ प्रिजर्व किया हुआ था तो वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देता है। बाइल पिगमेंट में क्या है, हमें बस नाम पूछे थे मैम ने मुझसे तो कि क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का नाम डालना है। इसमें क्या याद रखना है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो एल्ब्यूमिन से बाउंड होता है, तो वो इंसोल्यूबल होता है, इसलिए वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। दूसरा कि अगर बिलीरुबिन यूरिन में इंक्रीज है, मतलब अनकॉन्जुगेटेड तो वो होगा नहीं क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड यूरिन में जा नहीं सकता, क्या होगा? वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगा। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यूरिन में आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को क्या बनाना चाहिए था? यूरोबिलिनोजन, और फिर यूरिन में जाना चाहिए था। और ये सब कब होता है? जब वो बाइल डक्ट में जाता है, मतलब बाइल डक्ट में वो नहीं जा पा रहा, तो क्या है? कोई ऑब्स्ट्रक्टिव बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज़ है। दूसरा है कि अगर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जा ही नहीं पा रहा बाइल डक्ट में सारा, तो वो कब होता है? हेपेटाइटिस में। उसके बाद इसमें तो नहीं कुछ था। फिर है यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन किस में डिक्रीज़ हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्टिव बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज़ में और एंटीबायोटिक थेरेपी में। क्यों ऑब्स्ट्रक्टिव में क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि जो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बाइल डक्ट में ही नहीं जा पा रहा, और अगर वो बाइल डक्ट में नहीं जाएगा तो वो यूरोबिलिनोजन नहीं बना पाता। ठीक है। और दूसरा क्या है कि एंटीबायोटिक थेरेपी में इंटेस्टिनल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, एंड इंटेस्टिनल बैक्टीरिया ही कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से यूरोबिलिनोजन की फॉर्मेशन करवाते हैं। इंक्रीज कब होगा? हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिसिस ज़्यादा हो रही है, बिलीरुबिन ज़्यादा बन रहा है, कॉन्जुगेट ज़्यादा होगा तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से यूरोबिलिनोजन ज़्यादा बनेगा। बस इसमें यही है। उसके बाद है यूरिनरी फाइंडिंग्स इन जॉन्डिस। हीमोलिटिक में सिर्फ यूरोबिलिनोजन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बिलीरुबिन बन रहा है। उसके बाद हिपैटिक में क्या होगा? जो बिलीरुबिन और बाइल सोल्ट ज़्यादा होंगे, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव में बिलीरुबिन और बाइल सोल्ट बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होगा। तो देखो अभी तक हमने 5 यूरिन के प्रैक्टिकल पढ़े। इन द सीक्वेंस सबसे पहला क्या था हमारा? प्रोटीन्स के लिए हीट कोएगुलेशन टेस्ट करेंगे। उसके बाद हीट कोएगुलेशन टेस्ट में क्या किया? यूरिन को फिल कर दिया एंड ऊपर से हीट कर दिया। उसके बाद दूसरा है हमारा बेनेडिक्स टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। उसमें क्या लिया था हमने? 5 ml बेनेडिक्स रिएजेंट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन। उसके बाद हमारा है तीसरे वाला रूथरा टेस्ट। क्या है? कीटोन बॉडी के लिए। उसमें हम क्या करेंगे? 5 ml यूरिन सॉलिड NH सोडियम अमोनियम सल्फेट के साथ सेचुरेट, और 0.5 ml सोडियम नाइट्रोक्साइड सोल्यूशन, एंड फिर थोड़ा सा अमोनिया।
उसके बाद ये 3 हो गए। फोर्थ फिफ्थ क्या है, बाइल सोल्ट। बाइल सोल्ट में तो ले लिया और उसमें सल्फर डाल दिया। लास्ट है हमारा फाउस्टर टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट। उसमें क्या करेंगे, 5 ml BaCl2, 10 ml यूरिन। ठीक है, तो यूरिन के हो गए। उसके बाद है ये कैलोरीमीटर दे सकते हैं स्पोर्टिंग में। तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री विच इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल लॉ ऑफ रेडिएंट एनर्जी। In this method, the intensity of absorbed, transmitted, and reflected light is measured and related to the concentration of the test substance. इसका सिंपल मतलब ये है कि एक टेस्ट सब्सटेंस होता है, उसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, हम उसे किससे रिलेट करेंगे, एब्जॉर्बेंस से। एब्जॉर्बेंस को हम क्या इसमें लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये पूरा किस पे बेस होता है, लैम्बर्ट बियर लॉ पे। लैम्बर्ट्स बियर लॉ क्या कहता है कि इतने प्रैक्टिकल से इतना तो पता चल गया कि हम एब्जॉर्बेंस को कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डालते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा, पाथ लेंथ। तो ये क्या कहता है कि एब्जॉर्बेंस चेंजेस विद द पाथ लेंथ एंड एब्जॉर्बेंस चेंजेस विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स। तो इसमें बहुत सारे हैं। पहला क्या, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए जो मेथड होता है उसका नाम है मॉडिफाइड मेथड ऑफ असातूर एंड किंग। उसमें हम क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है, पहले वाला तो सेम है बेनेडिक्ट टेस्ट जैसा, कि अभी Cu2O बन चुका है, रेड Cu2O। और ये जो Cu2O है इसमें क्या है, इसमें Cu+ आयंस है। मतलब अभी Cu+ आयंस को अगर Cu2+ बनाना है तो उन्हें ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक कपल्ड रिएक्शन करवाना पड़ेगा जिसमें कोई रिड्यूस हो। तो हम रिड्यूस किसे करवाते हैं, आर्सिनो मोलिब्डिक एसिड को इनटू मोलिब्डिनम ब्लू। एंड इन्हें किस पे मेजर करते हैं हम, 620 नैनोमीटर पर। ठीक है, ये याद करना है, ग्लूकोज 620 नैनोमीटर। इसमें क्या याद रखना है कि जो नॉर्मल फास्टिंग कितनी होती है, 70 to 100। और पोस्ट प्रेंडियल कितनी होती है, 140 से कम। रैंडम भी 140 से कम। उसके बाद है, इसमें तो कुछ नहीं, हाँ उसमें है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल में हम जब ब्लड लेते हैं तो ब्लड में क्या डालते हैं, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट इन द रेशियो ऑफ 1:3। ये दोनों एक तो एंटीकोएगुलेंट होते हैं। दूसरा जो सोडियम फ्लोराइड है वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम को जिसका नाम है इनोलेस। एक मिनट। उसके बाद है मेथड ऑफ एस्टिमेशन पूछते हैं, तो उसमें सिर्फ नाम याद करने हैं। एक एंजाइमेटिक होता है, एक नॉन एंजाइमेटिक होता है। एंजाइमेटिक का एक नाम याद करना है, ग्लूकोज ऑक्सीडेस मेथड, जो कि स्टैंडर्ड मेथड होता है। तो ये हमें स्पॉटिंग में ग्लूकोमीटर भी डाल सकते हैं। तो वो ग्लूकोमीटर कौन से रिएक्शन पर बेस्ड होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेस मेथड पे। उसके बाद लैब में कौन सा यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड मेथड ऑफ असातूर एंड किंग। फिर इसमें रिएजेंट हमें याद करना है। तो देखो रिएजेंट याद करने का क्या है, ये हमें अगर प्रिंसिपल याद है तो रिएजेंट से याद हो जाएंगे। प्रिंसिपल सबसे पहले क्या था कि यूरिन में हम क्या करवा रहे हैं, कॉपर के Cu आयंस, कॉपर के आयंस होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, आइसोटोनिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद वो जो मीडियम है वो एल्केलिन होने चाहिए। उसके लिए हम क्या लेते हैं, एल्केलिन टार्टरेट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद एसिड तो हमने देख लिया था, जिसका रिडक्शन करवाया वो क्या था, आर्सिनोमोलिब्डिक एसिड सॉल्यूशन। तो ये तीन तो वैसे याद हो जाएंगे, आइसोटोनिक कॉपर सल्फेट, एल्केलिन टार्टरेट, आर्सिनोमोलिब्डिक एसिड सॉल्यूशन। एक जो याद करना है वो है सोडियम टंगस्टेट। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें हम हर टेस्ट में ब्लैंक क्यों लेते हैं, बिकॉज वी न्यूट्रलाइज द वैल्यू ऑफ रिएजेंट। क्योंकि देखो ब्लैंक में ना तो सैंपल है ना हमने ग्लूकोज लिया, सिर्फ रिएजेंट्स है और रिएजेंट सब में है। तो टू न्यूट्रलाइज द वैल्यू ऑफ रिएजेंट हम ब्लैंक लेते हैं। उसके बाद 620 नैनोमीटर पर ये सारा होता है। फिर है इंटरप्रिटेशन। अगर ब्लड ग्लूकोज, इसमें मोस्टली हम रैंडम लेते हैं, रैंडम का टेस्ट होता है। अगर 140 से ज़्यादा आती है तो हम कहेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया है, और अगर 70 से कम आती है तो हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपरग्लाइसीमिया का एक जो मेन कोज हमें पता है, डायबिटीज़ मेलाइटस।
दूसरा क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल। फिर है सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेनक्रियास, तो इसमें सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीन ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेनक्रियास। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं वाइवा में कि स्टारवेशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो जो एक तो ग्लूकोज होता है और एक कीटोन बॉडीज़ होती है, तो अगर यूरिन में दोनों ग्लूकोज और कीटोन बॉडी है तो वो स्टारवेशन होती है। अगर सिर्फ कीटोन बॉडी है, ग्लूकोज नहीं है, तो वो ग्लूकोज और कीटोन बॉडी दोनों है तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस है। और अगर सिर्फ कीटोन बॉडी है, ग्लूकोज नहीं है, तो वो स्टारवेशन है। सीरम में अगर ग्लूकोज का लेवल 300 तक है और दूसरे सैंपल में 350 तक है, तो स्टारवेशन में 350 तक पहुंच सकता है, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस में 300 तक पहुंच सकता है। मतलब तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी 350 तक पहुंच सकता है, लेकिन ये एक नॉर्मल वो है, एक बेसिक सा जनरल ओवरव्यू। फिर है तो इसमें मतलब एंडोक्राइन जो GCPS है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द WHO क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो उसमें भी यही बताना है। सबसे पहले ग्लाइकेटेड होम हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन इक्वल टू 6.5%, फास्टिंग 126 से ज़्यादा, पोस्ट प्रेंडियल 200 से ज़्यादा, एंड विद इन पेशेंट्स विद क्लासिक सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज 200 से ज़्यादा। हाइपोग्लाइसीमिया का ओवरडोजेज ऑफ इंसुलिन, हाइपोथायरॉयडिज्म, इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास। फिर हमारी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस आता है। दो तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट किस में होती है, डायबिटिक एक्यूट का क्या वो है नाम, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और स्टारवेशन लाइक सिम्टम्स। क्रोनिक में माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर में आता है नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी, और मैक्रोवेस्कुलर में आता है स्ट्रोक और हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा और ब्लड ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अगर सेकंड में आ रहा है तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो बाकी हमने उसमें कर ही लिया था स्पोर्टिंग में। फिर है HbA1c 120 डेज़ का रिकॉर्ड हम बताता है, क्योंकि लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज़ 120 डेज़। तो पहला ग्लूकोज का, उसके बाद हमारा सीरम प्रोटीन। तो सीरम प्रोटीन हम कौन से मेथड से मेजर करते हैं, ब्यूरेट्स मेथड। ब्यूरेट मेथड का वो कितनी होती है वेवलेंथ, 540 नैनोमीटर। तो ये क्या है, ब्यूरे मेथड और 540 नैनोमीटर। सो इसमें क्या है, हमें प्रोटीन्स का मेजरमेंट करना है। तो क्या होता है कि सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर पेप्टाइड लिंक्स react with burette reagent to give a purple color compound which is estimated calorimetrically at 540 nanometer। तो देखो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, ग्लूकोज वाला तो याद हो जाएगा। इसका है कि जैसे प्रोटीन है P, तो हम पब से याद कर सकते हैं कि इसका होगा PB। तो प्रोटीन का ब्यूरेट, दोनों में RRB आता है। तो सिंपल है, हमें क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंक्स होंगे। तो पेप्टाइड लिंक्स अगर 2 से ज़्यादा है तो वो ब्यूरेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एक पर्पल कलर कंपाउंड बनाएंगे, जिसे हम 540 नैनोमीटर पर रिएक्ट करवाएंगे। उसके बाद है, तो देखो इसकी वेवलेंथ वैसे याद करने का अजीब सा ही निमोनिक है, लेकिन ये है कि बचपन में सब पब जाना चाहते हैं, तो बचपन से 55 आता है, 55 मतलब 55, तो 550 नैनोमीटर इससे याद हो जाएगा। तो 550 तो लेते नहीं हम लैब में, 540 लेते हैं। तो इस निमोनिक से याद हो जाएगा कि बचपन में हम पब जाना चाहते हैं। तो मतलब ठीक है, अभी अभी बना। तो पब से प्रोटीन, ब्यूरेट और 540 नैनोमीटर। और फिर है हाइपोप्रोटीनीमिया, किस में होता है, प्रोटीन कम हो रहा है, मतलब या तो हम प्रोटीन ले ही नहीं रहे, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या फिर उसकी जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो रही है। लो इनटेक में हम क्या लेते हैं, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन और इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एनी सीलियाक डिसीज़, प्रोटीन लूजनिंग, एंटीरोपैथीज या डायरिया। सिंथेसिस ही कम हो रही है ड्यू टू लीवर डिसीज़, यूरिन में लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, सिंपल है। अगर प्रोटीन कम है, सबसे पहला रीज़न तो हमें क्या याद आएगा कि हम ले ही नहीं रहे, मतलब स्टारवेशन या माल न्यूट्रिशन। दूसरा है हम ले रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा,
तो वो क्या है, सीलियाक डिसीज़, डायरिया। फिर है हम ले रहे हैं, वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, तो वो हो सकता है लीवर डिसीज़। फिर है ये सब कुछ हो रहा है लेकिन हमारी बॉडी से लॉस ज़्यादा हो रहा है यूरिन, तो वो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हाइपर प्रोटीनीमिया क्या होगा, अगर लीवर ज़्यादा ही एक्टिव हो गया, क्रोनिक लीवर डिसीज़, एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, ऐसे बोन डिसीज़, मल्टीपल माइलोमा में प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर कोलाजन डिसीज़ है मैक्रोग्लोबिनीमिया, मतलब ग्लोबिन्स का ज़्यादा बनना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एल्ब्यूमिन पे। एल्ब्यूमिन को हम करते हैं डाई बाइंडिंग मेथड से। एल्ब्यूमिन का प्रिंसिपल क्या है कि सीरम एल्ब्यूमिन एट अ पीएच लोअर देन इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है इसका 4.7, इज पॉजिटिवली चार्ज एंड हैज़ एफिनिटी फॉर एनायनिक टाइज। तो देखो इसमें क्या है कि जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब जहाँ पे उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से हम नीचे जाते हैं तो एल्ब्यूमिन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव डाइज के साथ बाइंड करेगा। तो ऐसी बहुत सारी नेगेटिव डाइज होती है जो कि एल्ब्यूमिन से एल्ब्यूमिन जब पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उससे बाइंड कर देती है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करती है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू एस्टिमेट एल्ब्यूमिन विदाउट सेपरेशन ऑफ ग्लोबुलिन, मतलब हमारे ब्लड में या यूरिन का जो भी सीरम का टेस्ट कर रहे हैं अगर उसमें ग्लोबुलिन भी है तो हमें ग्लोबुलिन निकालना नहीं पड़ता, हमारे पास एल्ब्यूमिन आ गया। डाइज विच बाइंड स्पेसिफिकली टू एल्ब्यूमिन आर चूजन, एंड मोस्ट कॉमन डाई क्या है, BCG या BCP, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन या ब्रोमोक्रिसोल पर्पल। तो इसका सिंपल क्या है, हमने सीरम लिया, सीरम में क्या हुआ कि जो हमारा एल्ब्यूमिन है हमने पीएच कम कर दिया और वो पॉजिटिव हो गया, फिर उसमें हमने एक ऐसी एनायनिक डाई डाली जो सिर्फ एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है लेकिन ग्लोबुलिन से बाइंड नहीं होगी, तो वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होकर एक कलर देगी जिसे हम कलोरीमेट्रिकली मेजर कर सकते हैं। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है इसमें लिखी नहीं हुई, ये मैं देख के बताऊंगी फिर, लेकिन ये हम याद कर सकते हैं एल्ब्यूमिन डाई हो जाएगा, एल्ब्यूमिन डाई BCG। फिर इसमें हमें याद रखना है कि नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन कितना होता है, 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और हाइपो एल्ब्यूमिन यूरिया इसका सेम है हाइपो प्रोटीन यूरिया के ही, इसमें सारा वो हम लिखेंगे। हाइपो एल्बुनीमिया होना चाहिए वैसे ये। तो नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन कितना होता है, 3.5 to 5.5 ग्राम पर लीटर। हाइपर एल्ब्यूमिनिरिया किस में होता है, डिहाइड्रेशन में। फिर हम आते हैं यूरिया में। यूरिया को हम कैसे मेजर एस्टिमेट करते हैं, बाय डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइड मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूरिया रिएक्ट करता है डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइड से इन एसिडिक कंडीशन एट 100 डिग्री सेल्सियस to give a red colored product which is measured at 520 nanometer. Thiosemicarbide and ferric ions are added to catalyze the reaction and increase the intensity of color. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, यूरिया को रिएक्ट करवाएंगे डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइड के साथ और वो एक रेड कलर का प्रोडक्ट बनाएगा जिसे हम 520 नैनोमीटर पर करवाएंगे उसे हीट। तो देखो इसको हम याद कर सकते हैं मड से, कि जैसे मड है मोनोऑक्साइड यूरिया और डाई एसिटाइल, तो मड से तो इसका नाम याद हो जाएगा। दूसरा जो मिट्टी होती है, अब मान लो हम किसी बीच पे गए तो उधर मिट्टी बहुत सारी होती है और कितना सूरज चमक रहा होता है तो वो मिट्टी बिल्कुल गर्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच जाती है। और अगर उस सूरज में हम जाते हैं हमारा रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। और फिर ऐसा उधर कोई तो 520 देख लो, जैसे भी याद है, मतलब अगर हमारा कलर रंग देखो लाल हो जाएगा तो हम ऐसे दिखेंगे ना कि जैसे 420 कोई हो ऐसा भागा हुआ मुस्लिम हो तो वो 420, लेकिन हम है नहीं तो वो 520 नैनोमीटर हो जाता है। तो याद कर लेना, मड बीच सन सब कुछ हो जाएगा याद। उसके बाद है यूरिया, नॉर्मल ब्लड यूरिया कितना होता है, 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाँ देखो ये वैसे अच्छा है, यूरिया के लिए हमने क्या याद किया, 420 याद किया, तो 4 और 20 मतलब 40 से 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर है यूरिया क्लियरेंस, नॉर्मल कब होगा, अगर 70% से ज़्यादा यूरिया क्लियरेंस है तो रीनल फंक्शन इज़ नॉर्मल।
फिर हम आते हैं क्रिएटिनिन पे। सीरम क्रिएटिनिन को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? बाय जैफ एल्कलीन पिक्रेट मेथड, ठीक है। अच्छा, फिर क्रिएटिनिन इन एल्कलीन मीडियम रिएक्ट विद पिक्रिक एसिड टू फॉर्म एन ऑरेंजिश रेड टोटोमर of creatinine picrate and intensity is measured at 520 नैनोमीटर। तो ये देखो, वो याद है ना जैफरी जो उसकी ऐड करता था, केचप की ऐड करता है ना वो। तो देखो ये जो जैफरी है वो केचप की ऐड करता है जो मिर्च वाली होती है, तो मिर्च वाली चटनी की रंग क्या आता है? ऑरेंज रेड होता है। तो वो क्या है, उसने खुद क्रिएट की, तो जैफरी ने ऐड क्रिएट की जिसमें ऑरेंज रेड कलर की सॉस थी। और वही 520 तो नॉर्मल हो गया। वो भी ऐसे काम करता है 420 वाले, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन कितना है मेल्स में? 0.7 से 0.14 एंड फीमेल्स में 0.4 से 0.12। अब नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन की क्लियरेंस कितनी है? हम मैक्सिमम याद कर लेते हैं, 140 मेल्स में और 125 फीमेल्स में। लास्ट क्या है? क्लियरेंस की डेफिनेशन याद करनी है। क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा which would have to be completely cleared of the substance each minute in order to account for its rate of excretion। तो क्लियरेंस का सिंपल सादा मतलब ये होता है कि 1 मिनट में, अगर मैं क्लियरेंस ऑफ एक्स सब्सटेंस कह रही हूँ, तो 1 मिनट में उस सब्सटेंस को यूरिन में सिक्रीट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा को क्लियर होना पड़ेगा थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल। फॉर्मूला क्या है? सी इज यू वी बाई पी। यू और पी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। और वी क्या है? रेट ऑफ यूरिन फ्लो इन मिलीलीटर पर मिनट। और ऐसा सब्सटेंस जो कि पूरी तरह फिल्टर हो जाता है, वो सब्सटेंस मेजर करवाता है GFR, एंड उसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए, वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इन्यूलिन। इन्यूलिन होता है बेस्ट सोर्स, लेकिन जो यूज़ होता है वो होता है क्रिएटिनिन। अगर एक सब्सटेंस है जो पूरी तरह एब्जॉर्ब होता है और सिक्रीट होता है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, जो पूरी तरह फिल्टर्ड होता है सिक्रीट हो जाता है, वो उसका वो मेजर करवाता है रीनल ब्लड फ्लो, जिसके लिए कौन यूज़ होता है? पैरामीनो हिप्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। तो अभी तक हमने सीरम, अच्छा एक और है बिलीरुबिन, पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसका प्रिंसिपल याद कर लेते हैं। बिलीरुबिन का मेथड है मेलोय और इविलिन व्हेन रिएक्टेड विद हेलरिच रिएजेंट, जो कि क्या होता है? डाइएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड। Bilirubin is converted to azobilirubin, which gives red purple color in acid, the intensity of which is measured colorimetrically. Both conjugated and unconjugated give purple azobilirubin with diazotized sulfinic acid. Conjugated can react with ये बेकार है, छोड़ो, ये नहीं आएगा। तो दूसरा देखो, हमने अभी तक सीरम के कितने प्रैक्टिकल किए? सबसे पहला ग्लूकोज का था। ग्लूकोज वाले का नाम क्या था? मॉडिफाइड मेथड ऑफ असातूर एंड किंग, एंड उसमें हमने क्या किया था? आर्सेनोमोलिब्डिक एसिड से रिएक्शन करवाया था। फिर आता है हमारा सीरम प्रोटीन। प्रोटीन का क्या था? पब वाला, तो ब्यूरेट मेथड, और इसमें क्या तो 540 नैनोमीटर पे हम करवाते हैं। कौन सा कलर आता है? पर्पल कलर्ड। तो देखो पब में कैसी लाइट्स होती है? पर्पल पर्पल। उसके बाद है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? डाई बाइंडिंग, और इसमें क्या करते हैं? एल्ब्यूमिन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के नीचे एसिडिक हो जाएगा, तो नेगेटिव डाई से बाइंड करवा देंगे, जैसे BCG BCP। उसके बाद आता है हमारा सीरम यूरिया। यूरिया के लिए क्या था? मड वाला मोनोऑक्साइम डाइएसिटाइल मेथड, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, रेड कलर का प्रोडक्ट आएगा। 520 नैनोमीटर पर मेजर करेंगे। नॉर्मल 20 to 40, क्लियरेंस 70। क्रिएटिनिन क्रिएट कौन करता है? जैफरी, तो जैफ्स एल्कलीन पिक्रेट मेथड, कलर ऑरेंजिश रेड टोटोमर ऑफ क्रिएटिनिन पिक्रेट, 520 नैनोमीटर। तो बस ये है, ख़त्म। और कुछ पूछना है तो बता दो।